लो दोस्तों। तो जैसे कि हम सब सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम सब अध्याय 8 तक पढ़ चुके हैं। आज हम सबका क्लास 6 के 9वां अध्याय पढ़ेंगे हिस्ट्री का। तो आज का शीर्षक देखिए, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो याद रखना दोस्तों, शीर्षक से ही बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ पता चल सकता है। तो देखिए यहाँ पर व्यापारी का मतलब उस समय व्यापारी या किस वस्तु का व्यापार किया जाता था, किन किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। राजा लोग, कुछ राजाओं के बारे में भी और तीर्थयात्रियों के बारे में भी इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपने तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो दक्षिण भारत था वह सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च या काली मिर्च की रोमन भाषा में, या काली मिर्च को रोमन भाषा में या बोले रोमन साम्राज्य में इनकी मांग थी, या रोमन में इनकी मांग थी। इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। कौन लोग? जो रोमन के लोग रहते थे, वे मिर्च को दक्षिण भारत में इतनी प्रसिद्ध थी काली मिर्च की। जो रोमन लोग थे वे काली मिर्च को काले सोने के रूप में उसको बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो देखिए दोस्तों, इतने से हम सबको बस यही पता चलता है कि जो रोमन लोग थे वे दक्षिण भारत से सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च का व्यापार करते थे या वहां से खरीद कर ले जाते थे। अब बताया गया कि वे काले मिर्च को इतना महत्व दिए, इतना प्रसिद्ध हो गया रोमन में कि रोमन वाले लोग काले मिर्च को काले सोने के नाम से भी उसको पुकारने लगे या बताने लगे या जाना जाने लगा। बस इतना जानिए। तो और इससे यह साक्ष्य मिलता है कि रोमन और दक्षिण भारत से एक अच्छा व्यापारी संबंध था। बस इतना याद रखना दोस्तों। अभी इसी से प्रश्न बना है, तो इसीलिए हम एकदम जो इम्पोर्टेंट रहता है सिर्फ उसी को हाईलाइट करते हैं। तो आगे देखिए, आ गया प्रश्न, एक पेज पढ़े। अब उसी पेज से संबंधित अब देखिए पूरा, अगर यहाँ पूरा नहीं पढ़े रहेंगे तो ये एक लाइन दिया है। तो देखिए दोस्तों, है कि व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ये चैप्टर का नाम था, शीर्षक है। अब पहला देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि संगमकालीन व्यापारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, या कौन सा कथन सही नहीं है संगमकालीन। आगे देखिए, दक्षिण भारत, अभी जो पढ़े, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो जस्ट अभी हम सब पढ़े इसको, तो ये बात सही है दोस्तों। काली मिर्च थी या काली मिर्च थे, वो रोमन भाषा या रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से पुकारा जाता था या बुलाया जाता था। तो ये बात भी सही है दोस्तों। अभी जस्ट हमने पढ़ा, देखिए पूरा लाइन का लाइन उठा कर रख दिया है। अगर आप ऐसी एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो वो दिन गया जब एमसीक्यू करके आप सीटेट क्रॉस कर लेते थे, निकाल लेते थे। तो आगे देखिए, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्र मार्गों का प्रयोग करते थे। तो ये बात गलत है दोस्तों, अभी हम दिखाएंगे। या अभी जस्ट आपने पढ़ा कि समुद्र जहाज़ों के अलावा वे सब सड़कों का भी इस्तेमाल करते थे। दक्षिण भारत में रोम से व्यापारी के प्रमाण के रूप में
साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। ये बात भी सही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जितना हम सब पूरा पढ़े, पूरा लाइन बाय लाइन उठाकर प्रश्न में रख देता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया गया इसमें कि वे जहाज और सड़कों के माध्यम से, दोनों माध्यम से व्यापार करते थे। और इसमें क्या कहा कि वे केवल समुद्र के माध्यम से व्यापार या मार्ग से व्यापार करते थे। तो ये बात गलत है दोस्तों, और गलत ही पूछा है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें व्यापार से जुड़ी एक कविता। अब देखिए, कविता को भी हल्के में ना लेकर पढ़िए इसको, इसमें से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। देखिए, व्यापार के प्रमाण में हमें संगम कविताएं में मिली हैं। ये संगम कविताएं मिली हैं। नीचे लिखी कविता में समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े का भी व्यवहार होता था दोस्तों। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पठारों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर से मोती और पूर्वी सागर से मूंगे, गंगा और कावेरियों से या फसल, श्रीलंका से खाद्यान्न आदि, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात थे। तो देखिए दोस्तों, ये कभी कभी पूछ देता है कि पूर्वी सागर से कौन से वस्तुओं के व्यापार होता था, दक्षिण सागर से कौन से वस्तुओं के, दक्षिण की पहाड़ियों से कौन से होता था चंदन की लकड़ी, हिमालय के रत्न कहाँ जाए, रत्न और सोने कहाँ से आते थे, तो पूछ देता है दोस्तों। तो इसको भी आप एकदम ध्यान से एक बार पढ़ लेना। तो देखिए, हिमालय से रत्न और सोना, दक्षिण पहाड़ी से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर से मोती और पूर्वी सागर से मूंगे। आगे भी है फसलें, देखिए, गंगा कावेरी से, खाद्यान्न श्रीलंका से, मिट्टी के बर्तन म्यांमार से। तो ये सब भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न बना देता है। तो आगे देखिए, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करके नाविक मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्व तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए बहुत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो याद रखना दोस्तों, वे यहाँ पर दिखा गया कि वे मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। बस इतना देखिए दोस्तों, अभी प्रश्न में पूरा ऐसे वाक्य उठाकर रख दिया गया है। तो इसमें बताया गया कि जो मानसून अर्थात हवाएं जिस तरफ बहती थी तो वे उस तरफ ही अपने नाव को घुमाकर या उसी दिशा में घुमाकर, और जब उस दिशा में घुमा लेते थे तो उनकी जो नाव थी वो स्पीड में चलती थी, अर्थात जल्दी से, थोड़ा हवाओं के झोंकों से वो जल्दी से जाती थी और वे उनका लाभ उठाकर जल्दी से वहां पर पहुंच जाते थे। आगे देखिए दोस्तों, समुद्र तटों से लगे राज्य। अब देखिए, इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कवियों में मूविंदार की चर्चा मिलती है। एक तमिल शब्द है। तो याद रखना दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से वाक्य पूछा गया है कि संगम कवियों में मूविंदार की चर्चा मिलती है। ये मूविंदार कौन थे? ये तमिल शब्द है। मूविंदार ये तमिल शब्द है। याद रखना दोस्तों, ये मूविंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। याद रखना दोस्तों, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। तो देखिए, ये जो मूविंदार है ये तमिल शब्द है।
ये मूविंदार एक तमिल शब्द है और इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए, इसका प्रयोग किसका, यही मूविंदार का प्रयोग अर्थ होता है इसका तीन मुखिया, और इसका प्रयोग तीन शासकों के परिवार के लिए किया गया है। अब आगे देखिए है, देखिए आप देखिए इससे भी उतना पढ़े, आप इसी से देखिए बताएं कि हम इसी से इतना, इसी से जो इतना पढ़े हम सब, इन्हीं पेज से क्यों प्रश्न बना है। प्रश्न है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे या सुने होंगे ध्यान से, तो देखिए इस क्वेश्चन को एकदम तुरंत कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन है कि संगम कविताओं में जो मूविंदार की चर्चा मिलती है, यह एक तमिल शब्द है। जैसे बताए हम, इसका अर्थ क्या है, मूविंदार का अर्थ एक क्या है, तो हम बताए थे इसका अर्थ क्या है, तीन मुखिया। इसका अर्थ क्या है, तीन मुखिया, प्रधान नहीं, गृहपति नहीं, सरदार नहीं, इसका अर्थ है तीन मुखिया। कभी कभी पूछ देगा दोस्तों कि ये कौन सा शब्द है या किसका शब्द है, तो याद रखना दोस्तों ये तमिल का शब्द है, ये तमिल का शब्द है, तो इसको भी दोस्तों याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, अब यही जो था मूविंदार था, अब ये परिवार के लिए किन परिवारों या किन शासकों के परिवारों के लिए होता था, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि मुखियाओं के लिए किया गया है। ये जो तीन मुखियाएँ थे, ये कौन कौन थे, तो पहले चोल, चेल और पांड्या, चोल, चेल और पांड्या या पांडे, जो करीब 23 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली थे। तो ये 23 साल पहले काफ़ी जो दक्षिण भारत था इसमें अपना शासन किए थे। इन तीनों मुखियाओं ने अपने दो सत्ता केंद्र थे, या इन तीनों मुखियाओं के अपने एक मुखिया के करीब दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से हर मतलब 3 लोग थे, तीनों को दो, तो 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर लिखा गया, देखिए आगे कि इस तरह 6 केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे, 6 में से सिर्फ 2 सबसे महत्वपूर्ण थे। अब पहला कौन था, देखिए पहला था कि एक चोल का पतन या पुहार या कावेरीपट्टनम, पहला पुहार या कावेरीपट्टनम, और दूसरा क्या था, दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो इसको याद रखना दोस्तों, इससे कभी पूछ देता है कि जो पांड्या थे, वेदारों में जो चोल चेल पांड्या थे, जो पांड्या थे वो पांड्या की राजधानी क्या थी, तो मदुरै, याद रखना। आगे देखिए, ये मुखिया लोगों से नियमित कर ले के बजाय उपहारों की मांग करते थे। याद रखना दोस्तों, यह पूरा ऐसे लाइन उठाकर रख दिया है प्रश्न में कि ये जो लोग थे, तीन मुखियाओं के लोग रहते थे, वे नियमित कर वसूलते थे या नहीं, या उसके स्थान पर क्या लेते थे, तो ये नियमित कर न वसूल करके उपहार की मांग करते थे कि हमें आप सब उपहार दीजिए। आगे देखिए, कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, जो शुल्क मिलता था, तो बोलते हैं ये कभी कभी सैन्यों के साथ अभियान निकाल लेते थे और वे आसपास के इलाकों में शुल्क वसूलते थे। और जो शुल्क मिलता था उसमें से उन धनों को बाकी अपने समर्थकों के, जो उनके समर्थक लोग रहते थे, उनके रिश्तेदार वगैरह या सिपाहियों और कवियों में बांट दिया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी है। जो कवि थे तो उन मुखियाओं, जो तीनों मुखिया थे, उनकी प्रशंसा में कविता भी लिखी है। कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिखाए जाते हैं। ये देखिए, इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत
भारत में सातवाहन नामक वंश का प्रभाव बढ़ गया। अब चोल चेल पांड्या थे कौन, संगम वंश के। अब इसके बाद कौन सा आ गया, तो आ गया सातवाहन वंश। इसके बाद सातवाहन वंश कौन, संगम वंश के बाद सातवाहन वंश। अब देखिए सातवाहन वंश के बारे में तो बोल रहे हैं, जो सातवाहन वंश का था, सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख जो राजा था वह गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। तो याद रखना दोस्तों, पूछता है कि सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा, तो गौतमी का पुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में हम उनकी माँ गौतमी या बलश्री के द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि वे कहाँ के या दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता था। दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता था, तो सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। आगे देखिए, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि दक्षिणापथ, हालांकि इस शब्द में भी क्लियर है, पर मान लीजिए कभी कंफ्यूज मत होना कि दक्षिणापथ में दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते को कहा जाता था दक्षिणापथ। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी के पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। आगे देखिए, रेशम मार्गों की कहानी, या जो रेशमी वस्त्र थे उनके लिए बताया गया कि कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से ये रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़े तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े, तो देखिए जो रेशमी वस्त्र थे, कपड़े थे, वे पहले एक रेशम के कीड़े की तरह या कीड़ा होता है, एक प्रकार की कीड़ा होते हैं जो वे चलने पर रेशम की तरह से धागा निकलता है। तो बोल रहे हैं वे कीड़ों को कच्चा रेशम निकाला जाता है। उनको जो कीड़े लोग रहते हैं उनको पाला जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो उनसे रेशम के रेशे निकलते हैं। सूत कताई होता है, उसके बाद वो जो रेशे निकलते हैं उसकी कताई होती है और फिर कपड़ा बुना जाता है रेशम बनाने की। देखिए दोस्तों, वहाँ इसी पेज के लिए जो प्रश्न बना है कि बताया गया कि जो चोल चेल और पांड्या शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चोल चेल पांड्या, तो देखिए दोस्तों, ये चोल चेल पांड्या क्या थे, तो इसके मुदरई कहा जाता था। और मुदरई ये कौन सा शब्द है, तो तमिल का शब्द है। और इस कौन से काल के थे, तो संगम काल के थे तीनों शासक। तो यहाँ पर देखिए उनके बारे में, अब देखिए जो पढ़े अभी वही बताना है। तो पुहार और मुदरई इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्र थे। तो जैसे दोस्तों अभी हम जस्ट यहाँ पर बताएं कि ये जो यहाँ पर हमने बताया कि ये जो पुहार और मदुरै थे, ये इन शासकों के सबसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान या राजधानी माने गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये बात सही है। दूसरा है, ये लोगों ने नियमित कर के बजाय उपहार की मांग की, तो ये बात भी सही है दोस्तों। जैसे अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो ये बात इसमें दोनों हमारा सही है। आगे देखिए, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ाया, यहाँ पर एक बार आप सबको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं कौन, सातवाहन। जो सातवाहन शासक लोग थे, वे दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सातवाहन। इसमें हो जाएगा सातवाहन। अगला देखिए दोस्तों, तकनीक का आविष्कार, किस तकनीक का, तो यही अभी जो इसके पहले हम सब पेज में पढ़े कि रेशम के वस्त्र बनाने की तकनीक का आविष्कार। तो देखिए दोस्तों,
ये इस पेज को यहाँ से जोड़ते हैं हम सब। तो बोल रहे हैं कि ये जो रेशम का तकनीक बनाने का या रेशम के वस्त्र बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था। 7,000 साल पहले हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? चीन में। सबसे पहले रेशम वस्त्र का बनाने का जो तकनीक था वह चीन में सबसे पहले हुआ था 7,000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने चीन वाले ने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा। पर चीन से पैदल जो चीन से जैसे अब बना रहे हैं वहाँ पर वस्त्र, तो कहीं न कहीं तो उसको बेचेंगे ही। ये नहीं कि अपने खुद के लिए पहनेंगे बस। तो वो बेचते थे, मतलब सेल करते थे एक देश से दूसरे देश में, पर छिपाए रहते थे। तो बताया इसमें कि जब जब वो बेचते थे तो पैदल घोड़ों और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह से जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से वे लोग यात्रा करते थे वह रेशमी मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। तो इसको याद रखना दोस्तों कि जिस रास्ते से जो लोग या कोई भी देश के लोग जो रेशम वस्त्र लेने जाते थे, तो उस रास्ते को हम रेशमी मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। आगे देखिए, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। तो याद रखना दोस्तों, वो जो चीन के लोग थे तो वो कभी कभी क्या होता था कि जो पश्चिम एशिया के शासक रहते थे और पश्चिम एशिया के शासक और ईरान के शासक को पश्चिम एशिया के शासन और ईरान के शासक को उपहार में ही ऐसे जो रेशमी वस्त्र बनाते थे उसको देते थे। तो याद रखना दोस्तों, किन किन शासकों को? ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को चीन वाले उपहार में ही देते थे। बहुत लोग से छिपाए भी रखते थे, पर ईरान और पश्चिम एशिया को उपहार में वे वस्त्र दे देते थे। यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। जब दे रहे हैं वहाँ पर तो पश्चिम की तरफ और फैल गई। तो करीब 2,000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनाने का फैशन हो गया। कौन कौन? जो पश्चिमी के रोम वगैरह के लोग थे, पश्चिमी के रोम वगैरह थे, वहाँ रेशमी कपड़े पहनने का फैशन मान लीजिए हो गया, मतलब उसका महत्व हो गया। इनकी कीमतें बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से ये लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्ते से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास वाले लोग व्यापारियों के यात्रा शुल्क भी मांगते थे। आगे देखिए, इसमें सिल्क जूट या उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। कोई इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क या तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बाद ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य के गुजरते वक्त लुटेरों पर के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क जूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। याद रखना दोस्तों, इस ऐसे लाइन को उठाकर ऐसे प्रश्न में रख देता है कि सिल्क जूट पर नियंत्रण रखने वाला कौन सा शासक था या सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण लोग थे। और आगे देखिए अब कुषाणों के बारे में, करीब 2,000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इसका शासन था। पेशवा और मथुरा इन दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क जूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यह यहाँ से जहाजों और रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी कराने वाले शासक कुषाण थे। याद रखना दोस्तों, दो चीज़ कुषाणों के बारे में, पहला ये कि जो जूट या सिल्क जूट था उस पर नियंत्रण करने वाले, उस पर नियंत्रण अर्थात उस पर
रोक लगाने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे और कुषाणों ने ही क्या बताया, सोने के सिक्के। यहाँ कहा जाए तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण लोगों ने ही चालू किया था पहली पहली बार। आगे देखिए, चीन से समुद्र के रास्ते रेशम का निर्यात होता था। चीन से जो निर्यात होता था वो समुद्र के रास्ते होता था। आगे देखिए दोस्तों, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ। अगर आपने ठीक से सुना होगा, समझा होगा तो इस प्रश्न को तुरंत कर लेंगे। तो जैसे कि हम सब पढ़े कि चीन, ये जो रेशम था ये चीन से था। ये चीन वाले ने ही इसका तकनीक का आविष्कार किया था और हजारों 2000 साल तक इसको छुपाए रखे अन्य देशों से। दूसरा देखिए, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखना, कौन सा कथन सही नहीं है। अभी जो हमने कुषाणों के बारे में पढ़ा, तो पहला देखिए, सिल्क जूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। ये जस्ट अभी हमने पढ़ा 10-20 सेकंड में, अभी जस्ट दिखा दें, देख लीजिए। अभी जस्ट हमने ये पढ़ा, यहाँ पर हाईलाइट करके बताया भी हमने कि इसको याद रखिए यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों आगे कि और दूसरा क्या है कि पेशावर और मथुरा के 2 प्रसिद्ध शक्तिशाली केंद्र थे। तो तीसरा है, इनके इस शासन काल में सिल्क जूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पन्नों तक जाती थी। तो ये बात भी सही है दोस्तों, और दूसरा भी सही है। डी देखिए, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। जैसे हमने बताया दोस्तों, जो सोने के सिक्के थे, अर्थात कहा जाए तो शुद्ध सोने के सिक्के पहले कुषाणों ने ही चालू किया था। तो इसका हमारा बी ऑप्शन गलत है। तो देखिए, यहाँ पर नहीं पूछा है कि कौन सा शब्द या कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही दूसरा सही नहीं है, क्योंकि पेशावर और मथुरा में इसके अलावा जो संगम काल के लोग रहते थे उनके बारे में बताया गया है। तीसरा देखिए दोस्तों, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। ये बात सही है। अभी जैसे हमने पढ़ा, बहुत लोग चाहते थे कि रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण कर ले। अब रेशम मार्ग का मतलब जिस रास्ते से जो रेशम था, अर्थात जो रेशम के वस्त्र बने रहते थे और चीन वाले जब बेचते थे तो जिस रास्ते से कोई देश ले जाता था उस रास्ते को नियंत्रण करने वाले थे, अर्थात उस रास्ते को अपने कब्जे में या अपने अंदर कंट्रोल करने वाले थे। तो बहुत राजा करते थे, पर सबसे प्रसिद्ध वो कुषाण लोग अपना उस पर नियंत्रण जमाए। इसके बाद कारण क्या है कि रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर शुल्क एवं तोहफे प्राप्त होते थे। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है और दोनों रिलेटेड भी है, क्योंकि ये भी रेशम मार्ग की बात कर रहा है और ये भी रेशम मार्ग की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए थोड़ा इतना ही, अब टाइम नहीं है, तो तब तक मिलते हैं। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। तो अब कल हम इसका आधा पार्ट कल देखेंगे। तो चलिए।